तो फिर फाइनली ये मन बना लिया था कि अब चलते हैं वापस। बालाजी टेलीफिल्म्स में ना वो बन रहा है, डेली सोप बन रहा है कहानी घर घर की, तो वो लिखोगे। और उनको कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग से ज्यादा शायद मेरी एक इनोसेंस या मेरी एक ईमानदारी अच्छी लगी। तो जब मैंने छोड़ने की बात की तो डिसाइड कि तू एक काम करो, डायलॉग लिखना शुरू कर दे। मतलब तुम्हारा ह्यूमर क्या कमाल किया तुमने। तो मैंने क्या लैपटॉप किया बंद और मैं लैपटॉप के ऊपर अपना कार्डबोर्ड लग के लिखता था। और कई बार स्पॉट बॉय का फोन आता था, सर वो लिफाफा मुझसे खो गया। जब 2-3 शो लिखता था तो मेरा अंगूठा ऐसे दर्द हो जाता था, ये पूरी हड्डियों में दर्द हो जाता था, लिख लिख के आप थक जाते थे। मतलब तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरे को जो पहला 8,000 का चेक मिला था, आई वाज लाइक 8,000, आंसू ही आ गए थे कि यार 8,000 रुपए मिल गए यार। वो महीना मैंने रगड़ाई बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में धीरज की इनिशियल जर्नी के बारे में जाना, जहां पर उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स किए, वो सब हम लोगों ने उन्हीं से जाना। और उसके बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स ज्वाइन किया और वो राइटर बने। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कैसे हुआ, कैसे उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स ज्वाइन किया। हाँ, एक्चुअली ये लाइफ का मेरा टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, बिकॉज 2000 के आसपास की बात है, जब मतलब बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया था। ओह, क्योंकि ये 1500 वाले रोल और छोटे गुंडा बदमाश, गले में रुमाल और ये सब काफ़ी कर लिया था, और अब कहीं पहुंच नहीं रही थी कहानी। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं इससे कहीं ज़्यादा कुछ हूँ जो लोग मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या ही करें। तो फिर ये हुआ था कि अपने पास राशन पानी भी ख़त्म था, घर से भी प्रेशर था कि भाई अब आ जाओ, कुछ करो, देखो। तो फिर फाइनली ये मन बना लिया था कि अब चलते हैं वापस और सामान लपेटते हैं जो भी थोड़ा बहुत है। तब ऐसे मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे साथ कोई एक प्रोजेक्ट किया था, हिम्मत नाम था उस लड़के का। उसने एक दिन अचानक बोला कि यार बालाजी टेलीफिल्म्स में ना वो बन रहा है, डेली सोप बन रहा है कहानी घर घर की, तो वो लिखोगे। मैंने कहा लिखोगे? मैंने दोस्त लिखना विखना नहीं है यार। उसने कहा यार तुमने मुझे बताया था एक बार कि तुम थिएटर में अपने प्लेस वगैरह या इम्प्रोवाइज प्ले खुद लिखा करते थे, तो वो लोग ढूंढ रहे राइटर, आई थॉट कि तुम अगर ट्राई करना चाहो तो। मैंने नहीं यार, मैं कहाँ लिखूँ, डेली सोप है भाई, मैं तो प्लेस अपने कॉमेडी प्लेस लिखा करता था वगैरह। डेली सोप तो उसने यार कर लो ट्राई, तुम्हारी जाने की तो नौबत आ ही गई है, देख लो, अर्जेंट बेसिस पे देख रहे हैं, वो कल से ही चाहिए। मैंने ठीक है भाई, ऐसी बात है तो मिलाएंगे। तब बालाजी, मतलब बालाजी तो बहुत पुराना रहा है, लेकिन ये क्योंकि और कहानी तब शुरू हुए थे, मतलब क्योंकि शायद महीना भर पुराना था और कहानी हुआ ही था स्टार्ट, और केबीसी था साथ में, क्योंकि की हवा बननी शुरू हो गई थी। तो मुझे बुलाया गया, तो मैंने कहा कहाँ मिलना है, तो बोले एक सीनियर राइटर है उनसे बात कर लो। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, अंजना जी थी एक राइटर, तो उनको फ़ोन लगाया कि मैडम ऐसे ऐसे वो आप ढूंढ रहे हो, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो शी सेड एक काम करो, तुम कृष्णा बंगलो आ जाओ। कृष्णा बंगलो जो है वो जितेंद्र जी का बंगला है, एकता कपूर जी का। ओके। तो तब बालाजी की बिल्डिंग बन गई थी, बट कृष्णा बंगलो में उनका जो बेसमेंट है वहाँ से भी मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। बालाजी में जो एकता कपूर ने अपना काम शुरू किया था, अपने बेसमेंट से ही शुरू किया था। तो मुझे वहाँ बुलाया कि तुम वहाँ सुबह आ जाओ 11 बजे। तो मैंने ठीक है। तो मैं अब पहली बार जितेंद्र का बंगला, तब तो हमारे लिए वो जितेंद्र थे, मतलब सुपरस्टार स्टार जितेंद्र। तो उनके बंगले में पहुंचा, मिलने के लिए आया हूँ। मुझे बेसमेंट में रास्ता दिखा दिया गया, मैं बेसमेंट में जाके बैठ गया। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो एक चकाचौंध की भैया, ओहो, बैठा रहा, फिर राइटर का वेट करता रहा। फिर इतने में क्या हुआ कि बेसमेंट से एक बड़ी मर्सिडीज टाइप गाड़ी निकली और बाहर उनके वो आंगन में की तरफ जाके लग गई। तो मैं वेट ही कर रहा था, मेरे को अचानक ख्याल आया कि मैंने यार गाड़ी जा रही तो ऑब्वियसली जितेंद्र जो है वो आएंगे और बैठेंगे जाएंगे। तो मैंने एक बार देख तो ले यार, कभी देखा नहीं है किसी स्टार को आंखों के सामने से। तो मैं वो बेसमेंट के नीचे से निकल के बाहर आके खड़ा हो गया कि अभी वो गाड़ी में आके बैठेंगे। अब मैं उधर से झांक के देख रहा हूँ कि जीतू जी आएंगे। तो तभी क्या, वो जितेंद्र जी नहीं आए, वो शोभा जी आई। तो मैं शोभा जी को जानता ही नहीं था, बिकॉज शोभा जी कभी लाइमलाइट में कभी सामने ऐसे रही भी नहीं है। तो वो अपने किसी मैनेजर के साथ थी और किसी बात पे नाराज थी, उस मैनेजर से गुस्सा थी। तो मैनेजर को कुछ डांट वाट रही थी, कुछ जो भी गड़बड़ थी या जो भी था उसको गुस्सा कर रही थी। और मैं झांक रहा था जीतू जी को ढूंढने के लिए। तो उनकी नजर बाई चांस मेरे पे पड़ गई। तो नजर पड़ती उन्होंने बोला, कौन है, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है मेरी बात। मैं तो कांप गया एकदम से। मैंने कहा मैं वापस भाग गया बेसमेंट के अंदर। ऊपर से आवाज आ रही, कौन था, देखो उसको, ढूंढो। और मैं नीचे आवाज सुन रहा हूँ। मैंने कहा बॉस, मैंने क्या कांड कर लिया, मैंने क्या जाके बात सुन ली, कहाँ बंगले के अंदर आया हूँ, ये पता नहीं वापस बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। और ऊपर से एक मैनेजर फटाफट वो सफारी सूट टाइप नीचे दौड़ता हुआ आया और आके बोला, कौन था ऊपर। अब मैं छुप के वहां बैठा हुआ था, कौन था ऊपर जो बातें सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं। तो मैंने कहा सर मैं था, वो तुम बातें सुन रहे थे। मैंने नहीं सर, मैं तो जीतू जी को देखने आया था, तो वो मैं आगे से नहीं करना ऐसा। मैंने नहीं सर, मैं तो गाड़ी आगे से नहीं करना, मैडम बहुत गुस्सा है। मैंने नहीं, मैं नहीं। वो आदमी गया, मैंने मेरा झोला उठाया
और मैं निकला, मैंने आगे से कि अपने को रहना ही नहीं है, अपने को भैया अपने निकलो यहाँ से, अपने को नहीं समझ में आई बात, पहले दिन डांट पड़ रही है। मैं तो निकला वहाँ से, बंगले से निकल गया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई नहीं हो रहा, अपने बस का नहीं है, अपन तो पहले दिन डांट खाए भाई वहाँ पे। मैं निकल गया तो फिर राइटर का उनका अंजना जी का फ़ोन आया, हाँ धीरज मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? मैंने मैडम मैं तो पहुँच गया था 11 बजे और वो तो ऐसे ऐसे हो गया, मैं तो नहीं कर रहा। बोले अरे नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, कि ऐसे क्यों डर रहे हो, ऐसे हो जाता है, तुम एक काम करो ऑफिस आके मिलो। मैंने मुझे करना ही नहीं है। बोले अरे आओ तो सही, ऑफिस आओ, अर्जेंट चाहिए हमको राइटर। तो मैं बालाजी की बिल्डिंग में पहुंचा अंधेरी में, वहाँ पूरा उनका बिल्डिंग थी, तो वहाँ मैं गया, वो अंजना जी मिली, तो उन्होंने पूछा क्या क्या किया है। तो मैंने, मैं थिएटर से हूँ, बहुत बड़े बड़े प्लेस में एक्ट किया है, कुछ प्लेस लिखे भी हैं, और एज ए एक्टर हूँ बेसिकली, और राइटिंग भी कर सकता हूँ। तो शी सेड ठीक है कुछ ट्राई करके दिखाओ। मैंने कहा आप बोलो। तो उन्होंने मुझे कहानी घर घर की एक सीन दिया, वेंडी मासी और दादी का कॉमेडी सीन था, कि सिचुएशन ये है, लिख के बताओ। और मैं थिएटर का आदमी था, मैंने 5 मिनट में लिख के पकड़ा दिया। उन्होंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा, बोले वेरी इंटरेस्टिंग, तुम एक काम करो कल से आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन साहब मैं पहुंच गया बालाजी की अपना लेके अपना राइटिंग पैड वैड, और वहाँ फिर एकता कपूर से मिलवा दिया गया। और अब एकता कपूर उस टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एकता कपूर कोई बड़ी सी लेडी होंगी, कोई बहुत ऐसा कुछ होगा। देखा तो हमारे जैसी उम्र की थी, मतलब ऑलमोस्ट सेम एज। मेरे को लगा यार इतनी छोटी सी यार, ये क्योंकि सास भी कभी बना रही है और इतना बड़ा ये सब बड़ा। खैर मिला, लेकिन उनका एक ऑरा था हमेशा से, कि मिलके आपको ना एक ऑरा, एक आप बोलते हैं एक पर्सनैलिटी से आपको लगता है कि आप। तो मिला उनसे, तो फिर थोड़ा सा नर्वस भी था, और मेरे नर्वस का भी किस्सा है कि मतलब मैं उनसे मिला था तो उनके रूम में एसी मतलब फुल ठंडा कर रखा था, इतना एसी था पर मुझे पसीने आ रहे थे, बिकॉज मैं इतना नर्वस था। एक तो मैं थोड़ा सा ना एक छोटे शहर से आया था, एक थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट टाइप था, तो मैं हमेशा नर्वस वाला मेरा फैक्टर हमेशा रहा। मैं जब भी आप मुझे कुछ करने को दोगे तो मैं उसमें एक्सेल करूंगा, चाहे एक्टिंग हो राइटिंग हो जो भी, बट ऐसे मुझे लोगों से मिलना और वो मैं झिझक मेरे अंदर हमेशा, और आज भी है वो शायद। तो पसीने थे, ये था, उनसे मिला किया, और उस टाइम मेरी बॉडी एज एन एक्टर वाला था तो बड़ा। तो बालाजी में लोगों को लगा कि एकता कपूर नया बॉडीगार्ड रखा है, फिर उनको पता लगा ये राइटर आया नया। फिर सर मुझे वो कहानी घर घर की लिखने को बोला गया। अब मुझे लगा यार ये तो बड़ा शो है, ये तो मतलब एयर पे आ रहा है, शुरू हो चुका है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अच्छा, तो आपने स्टार्टिंग से कहानी घर घर की नहीं लिखा था? स्टार्टिंग मतलब ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ही था, उसके कोई 15-20 एपिसोड निकले थे, फिर जो राइटर थे वो चेंज हुए थे, और उसका भी एक कहानी है, हाँ बड़ी कमाल की कहानी है, कि मैं और मेरा एक फ्रेंड है अनुकल्प गोस्वामी, जो अभी कपिल शर्मा शो का डायरेक्टर भी है और राइटर भी है। तो वो हम दोनों रूम पार्टनर हुआ करते थे स्ट्रगलिंग टाइम पे। तो ऐसा होता था कि उसने किसी एक राइटर को ज्वाइन किया था, BM व्यास जी एक राइटर थे, उसने उनको ज्वाइन किया था, उनको कहानी घर घर की लिखने को मिला था, तो अनुकल्प उनकी टीम में था। तो अनुकल्प घर आके कहानी घर घर की सीन लिखा करता था, तो मैं जानता नहीं था, तो मैं तो बेचारा बैठ के देखता था, या फिर कभी कभी मांग के 1-2 सीन लिख लिया करता। लेकिन फिर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए कि BM व्यास जी ने वो छोड़ दिया कहानी, तो अनुकल्प को भी ऑफिस हटना पड़ा ऑब्वियसली, तो वो शो उनके हाथ से चला गया। और उसके 4 दिन में पता लगा कि मैं वहां पहुंचा हूं, तो मेरे हाथ में वही शो वापस आ रहा है, और अब मैं जब घर पहुंचा तो वही शो मेरे पास है झोले में। और अनुकल्प ने बोला ले हम तो अड़ गए, तेरे पास आ गया। मैंने कहा यार आ गया मेरे पास। फिर वो मैंने लिखना शुरू किया कहानी घर घर की, तो वो मेरा पहला शो था। तो मतलब अब मेरे लिए बड़ी अलग बात थी कि मतलब मुझ पर यकीन ही नहीं था अपने ऊपर कि यार मैं कोई ये मतलब ऐसे रिलेशंस वाला शो और एक सोशल ड्रामा और ये सब मैं कर पाऊंगा कभी। बट देन शुरू करते गए। बट आपने ये नहीं बताया कि एकता जी से जब आप फर्स्ट टाइम मिले तो पसीने तो आ रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने आपका कोई पहला सीन पढ़ा या आपने उन्हें कोई पहला सीन नरेट किया, तो कैसा लगा था उन्हें? हाँ मैंने उनको एक सीन नरेट किया, और बीइंग एन एक्टर वो मतलब मैंने काफी अच्छा नरेट किया। तो नरेशन मुझे पता है कि मेरा हमेशा से ठीक रहा है। और एकता कपूर को लेके मेरे भी मन में एक ये था कि यार मतलब जितेंद्र जी की बेटी है, स्टार की बेटी है, तो कितना ही क्या ही मतलब एक हमारा ये परसेप्शन होता है ना कि भाई स्टार सन है या वो है तो टैलेंट तो क्या है, मतलब ये तो पापा ने खुलवा दिया ऑफिस से, वैसा मैं आई वॉज वेरी रॉन्ग। मतलब मिलने के बाद समझ आया कि बॉस ये तो टैलेंट का भंडार है। तो उन्होंने जब सीन सुना और उसमें जो करेक्शन दिए तो मुझे लगा ये तो बहुत अलग लेवल पे है ये लेडी जो है, तो उनको अच्छा लगा। और उनको कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग से ज़्यादा शायद मेरी एक इनोसेंस या मेरी एक ईमानदारी अच्छी लगी, कि मैं एक इनोसेंस सा लड़का था जो मतलब ऐसा लगता था कि छोटे शहर का आया है, कुछ बैठ गया आके, थोड़ा नर्वस भी है बट काम अच्छा करता है, तो उनको वो बात अच्छी लगी। और मेरे मन में भी क्या है, बालाजी में जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड था कि यार देखो राइटिंग मेरे को करनी नहीं है,
बिकॉज मुझे लिखने में आलस आता था। उस टाइम ये लैपटॉप और कंप्यूटर इंटरनेट नहीं थे, तो लिखना तो मुझे कोई आलस आता था। मुझे था कि यार मैं ना, ये बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ सीरियल वगैरह बन रहे हैं, थोड़े दिन में मैं इनको बोलूंगा कि मैं तो एक्टर आदमी हूँ और मुझे कोई रोल मिल जाएगा और अपना वैसा कर लेंगे अपन। बट लिखना शुरू किया तो उनको मेरा काम अच्छा लगने लगा, तो वो काम अच्छा लगने लगा। फिर मेरे को सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मेरे को पैसे मिलने लगे। पैसे डेफिनेटली बहुत कम थे, कम इन द सेंस कि मतलब यू वोंट बिलीव कि मेरे को जो पहला तय हुआ था ये था कि 500 रुपये एपिसोड के मिलेंगे, 500, जिसमें आपको पूरा हाथ से 20 पन्ने लिखने हैं, सुनाने हैं, मीटिंग करनी है, 500 रुपये। जबकि मैं एक्टिंग करता था तो मुझे 1000-1200 तक तो मिल जाया करते थे। तो इनिशियली मुझे बड़ी कोफ्त भी होती थी कि यार राइटिंग में बहुत मेहनत जा रही है यार। पहले आपस में राइटरों के साथ मीटिंग करो, स्टोरी बनाओ, फिर उसको पन्नों में उतारो, फिर मीटिंग करो, फिर सुनाओ, फिर करेक्शन करो, मतलब इसके बाद 500 रुपये यार। फिर एक दो बार तो मन हुआ कि छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर हालात ऐसे थे कि भाई एक्टिंग का काम रोज मिलता नहीं है। इस वाले में ये था कि ये मंडे टू थर्सडे है तो महीने के 16 एपिसोड आएंगे, तो 16 एपिसोड के पैसे तो कंफर्म आपको मिलेंगे, और वो मिलते भी थे। बालाजी का एक बड़ा अच्छा फैक्टर था कि बालाजी में पैसा ना डिले होता था ना कभी रुकता था, आपको ऑन टाइम, बिफोर टाइम पैसा आपके अकाउंट में आता था, जो मेरे साथ कभी हुआ नहीं था 5 सालों में। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरे को जो पहला 8000 का चेक मिला था, आई वाज लाइक 8000, मेरे 8000, मतलब वो चेक की शायद फोटोकॉपी आज भी होगी। मैं बहुत आंसू ही आ गए थे कि यार 8000 रुपये मिल गए यार। वो महीना मैंने रगड़ाई बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी, पर 8000। तो फिर मैं लिखना शुरू किया, फिर करता रहा। फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि यार जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को शायद टेक्निक उतनी नहीं पता है, बट मैं बहुत डूब के लिखता हूँ। मैं जब ओम अग्रवाल बनता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं खुद ओम अग्रवाल फील कर रहा होता हूँ। मैं जब पार्वती होता हूँ तो मैं अंदर से पार्वती हो चुका होता हूँ। मैं बाबूजी हूँ, मैं कमल हूँ, मैं सब हूँ। एक्टिंग करता हूँ तो एक ही किरदार निभाता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो मैं 20 के 20 किरदार होता हूँ। जब जो लाइन लिख रहा हूँ उस टाइम मैं वैसा हूँ। मतलब लोग, तब मेरे पास मतलब घर वर भी रेंट का ही था, तो मैं बालाजी में मीटिंगें होती थी, घर जाने का टाइम भी नहीं था, तो मैं सीढ़ियों में बैठ के लिखता था कि मैं डूबा हुआ लिख रहा हूँ, मेरे पास से लोग पैर वैर रख के जा रहे हैं और मैं ऐसे बस देखता था, और लोग देखते थे यार कैसा राइटर है यार, सीढ़ी में बैठ के लिखे जा रहा है। और कई बार मैं लिखते हुए रोता था, मतलब पेपर में मेरे आंसू गिरते थे, तो कोई देख के बोलता था क्या हो गया। मैंने कहा मुझे सीन में ऐसा लगा, मुझे यार ये लाइन। और फिर जब आप, और करने वाले इतने अच्छे लोग थे, थैंक, मतलब वो जमाना ही क्या, तो पार्वती साक्षी हुई, किरण हुए, मतलब बाबूजी, कमल, ऑल द एक्टर्स वर फैंटास्टिक, डायरेक्टर और पूरी राइटिंग टीम, और एकता जी का पूरा वो जो विजन था, जो उनकी वो इमोशंस थे, तो वो जब बनता था देख के लगता था अरे यार वाह, क्या क्या अच्छा था। और वो टाइम ऐसा था कि टीवी बदल रहा था, बिल्कुल, क्योंकि था, कहानी था, तो वो एकदम से वो शोज रातों रात इंस्टेंट हिट थे, हर घर में हिट थे, तो मजा वो आने लगा। मैं भी बहुत देखती थी, और तब मुझे नहीं पता था कि मैं ये सीरियल जो इतने शौक से देख रही हूँ वो आप ही लिखते हो। तुमने ये नहीं बोला कि मैं उस टाइम स्कूल में थी। मोस्टली लोग मिलते हैं तो यही बोलते हैं उस टाइम में स्कूल में थी, और मेरा मन करता है ये बताने की क्या जरूरत है कि तुम स्कूल में थे, ये बोलोगे अच्छे लगते थे। वैसे तो खैर मैं शुरुआत से ही बोलना चाह रही थी कि आपने जैसा कि बोला कि मैं बोरिया बिस्तरा बांध के बस जाने की तैयारी थी, और तब ये कहानी घर घर की शो मिला। हम लोगों ने बहुत से एक्टर्स, बहुत से लोगों के ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिसमें उन लोग का होता है कि बस निकल ही रहे थे, बस ट्रेन में चढ़ ही चुके थे, और उसी टाइम हमें हमारा लाइफ टर्निंग पॉइंट आया और हमें ये प्रोजेक्ट मिला, वो प्रोजेक्ट मिला। तो मुझे लगता है शायद बॉम्बे आने के बाद ये कुछ टोटका जैसा हो गया है कि जैसे ही आप बोरिया बिस्तरा बांध के वापस जाने को होते हैं, उसी टाइम आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यार ये मेरे को ना, मतलब मैं अपनी लाइफ को देख के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि ना सब कुछ तय है, सब कुछ लिखा गया है। इंसान समझता है कि मैं कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो यार। मतलब मैं कहाँ, मैंने कभी कभी सोचा, पहली चीज मैंने सोचा नहीं मैं मुंबई आऊंगा, मैं मुंबई आ गया। मैंने सोचा नहीं मैं इतने साल रहूंगा, मैं रह गया। और राइटिंग, मतलब मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा, और मैं कहाँ राइटर बन गया। तो सब कुछ तय होता है। और मैं राइटर बना तो ऐसा नहीं था कि मैं नॉर्मली एवरेज काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब उस टाइम के सीन्स में आज भी देखो या आप पढ़ो, आपको लगता है किस लेवल की चीजें थी, वो किस अंदर से आती थी, और आपको रियलाइज होता है कि बहुत सबके अंदर ये था। तो शायद भगवान ने वो कुछ, किसी को जरिया बनाता है, किसी को वो आपके जिंदगी में सही वक्त पे कोई सही इंसान आपके जीवन में आता है और आपका ट्रैक बदल जाता है। तो वैसा वो होना होता है। तो वो हुआ लाइफ में, मेरी भी हुआ कि मेरे साथ कहां से वो एकदम से। इनफैक्ट टेलीविजन का भी वो टर्निंग पॉइंट ही था। हाँ यार बिल्कुल बोल सकते हो। क्योंकि बालाजी ने जिस तरह के शोज उस टाइम पे बनाए थे, और आपने कहानी घर घर की के अलावा और कौन से शोज लिखे बालाजी के? तो काफी सीरियल्स आते थे उस टाइम। यार कहानी घर घर की मेरा पहला शो था, लेकिन उसके बाद मतलब हमारा ट्यूनिंग इतनी अच्छी हुई कि मुझे भी काम करने में मजा आया। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो जो जगह थी वो काम ही काम था, वो काम का मंदिर था वो जगह।
मतलब और एक इतना उस ऑफिस में आप घुसते ही मुझे एक वो मंदिर है भगवान का बाहर, माता का मंदिर है, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता था यार मुझे ऐसा लगता है कि माता ने बांध रखा है इस जगह को, कि यहाँ आशीर्वाद है भगवान का कि यहाँ अच्छा काम होता है, काम होता है। और और वहाँ की जो बॉस है वो खुद इतनी टैलेंटेड है, इतनी हार्ड वर्किंग है कि आपको सब ऐसा दिन रात का आपको परवाह नहीं रहती और आप काम में रहते हो। तो वो बड़ा मजा आया और उनको भी मेरा काम अच्छा लगा, तो मेरे को काम मिलता गया। कहानी घर घर की आई स्टार्टेड एज ए स्टोरी राइटर। ओह या तो आई स्टार्टेड एज ए स्टोरी राइटर। इनिशियल 100 एपिसोड्स आई डिड स्टोरी फॉर कहानी। देन लेकिन उस टाइम क्या था कि मैं बिकॉज एक्टिंग भी किया करता, तो मेरे बाहर के कुछ शोज चल रहे थे एक दो जिनमें मेरे को ठीक ठाक रोल मिल गया था। तब मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि स्टोरी में मीटिंग करनी पड़ती थी 4 राइटर्स को मिलके, फिर मीटिंग करनी पड़ती थी, तो मेरे लिए उस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था बिकॉज शूटिंग का टाइम अलग होता था, यहाँ बालाजी की मीटिंग अलग होती थी। तो देन जब 100 एपिसोड हुए थे तो आई स्टिल रिमेंबर कि 100 एपिसोड्स हुए तो मैंने टोल्ड माय क्रिएटिव हेड कि बॉस मेरे को छोड़ना है शो। सर क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा यार मेरे से मैनेज नहीं हो रहा ये मीटिंगों में आना और वो मेरी एक्टिंग का सब कुछ ना, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ रातों को। देन ही टोल्ड मी कि धीरज तुम डायलॉग अच्छे लिखते हो, डायलॉग ही लिख लो। बिकॉज पहले मैं क्या करता था कि स्टोरी के जो पैसे मिलते थे ना, तो डायलॉग लिखने के और जो डायलॉग राइटर होता था उसको शायद 1200 या 1500 रुपये मिलते थे। तो मेरे को क्या होता था, पैसे की बहुत भूख थी कि यार इतने साल स्ट्रगल किया है, तो मैं कई एपिसोड्स के डायलॉग खुद ही लिख लिया करता था कि यार ये 1500 और मिल जाएंगे। तो जब मैंने छोड़ने की बात की तो डिसाइड कि तू एक काम कर, डायलॉग लिखना शुरू कर दे। तो तू डायलॉग तो अपने शूटिंग के सेट पे भी लिख सकता है, कहीं भी जाकर लिख सकता है, उसके लिए तेरे मीटिंग की भी जरूरत नहीं। देन आई शिफ्टेड टू डायलॉग्स आफ्टर ऑलमोस्ट 100 एपिसोड्स। बट कैसे आपको पता लगता था अगर आप शूटिंग पे हो, क्योंकि उस टाइम पे तो फोन नहीं होते थे और इस तरह से ये मीडियम तो था नहीं, तो आपको जब आप शूटिंग पे होते थे तो कैसे पता लगता था कि ये एपिसोड आया है या आपको लिखना है डायलॉग्स? यार तभी होता था कि मैं शूटिंग खत्म करता था, रात को बालाजी आता ही आता था, उस ऑफिस में वो स्टोरी स्क्रीन पे जो बनता था वो मुझे दिया जाता था, हाथों से लिखा हुआ होता था, फिर उसको मैं पढ़ता था, फिर मैं फ्रेश पन्ने पे बैठ के पन्ने से लिखता था, एक एक पन्ने पे पूरा वो उतारता था, फिर वहीं जीरोक्स मशीन पे जीरोक्स करवाता था, फिर मैं रातों को 1-1, 2-2, 3-3 बजे वो पूरा बंच का डायलॉग का लिख के वहाँ रिसेप्शन पे लिफाफे के ऊपर लिख के कहानी घर घर की एपिसोड नंबर ये, फिर वो छोड़ के जाता था। ऐसा होता, और उसमें भी कई बार क्या होता था कि मान लो आप रात को एपिसोड आपने बैठ के लिखा, आप दिन भर मैं शूटिंग करके आया 10 बजे बैठ के लिखा, रात को 2-3 बजे लिख के मैंने वो पूरा लिफाफा बन के 25 पन्ने का लिख के छोड़ा, और सुबह ही होता है कि स्पॉट बॉय ले जाएगा और शूटिंग पे पहुंचा देगा। और कई बार स्पॉट बॉय का फोन आता था, सर वो लिफाफा मुझसे खो गया, मैं साइकिल से जा रहा था गिर गया। और आपको ऐसा लगता था अरे बाप रे मैंने 5 घंटे हाथ से लिखा और वापस, पहले आप चिल्लाते थे फिर लगता था इस पर क्यों चिल्ला रहा हूँ, वो बोलता था मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अब आप क्या करो कुछ समझ नहीं आता था, फिर आप नींद में उठ के कि जल्दी जल्दी एक एक सीन भेज रहा हूँ, वापस लिख रहा हूँ। ऐसे बहुत बार इंसिडेंट है, तो मतलब बहुत मेहनत का काम था। मतलब मुझे याद है कि बाद में मेरे को अगला शो मिला था कुटुंब, तो कुटुंब मिला, तो कुटुंब जब लिखता था तो फिर मैं ऑलमोस्ट रोज के 60-70-80 पन्ने लिखता था। जब 2-3 शो लिखता था तो मेरा अंगूठा ऐसे दर्द हो जाता था, ये पूरी हड्डियों में दर्द हो जाता था कि लिख लिख के आप थक जाते थे। मतलब हाँ, आई एम श्योर। पर मजा था वो लिखना और वो बनना और वो आना और लोगों को अप्रिशिएट करना और एक नई दुनिया के रास्ते खुलना, वाज वेरी जॉयफुल। बट आपने बोला अभी कुटुंब, तो कुटुंब की बात अगर की जाए तो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था उसमें, यश नाम था उसका, और उसमें आपने कुटुंब में एक्टिंग भी की थी और राइटिंग भी की थी, तो एक्टिंग कैसे मिली आपको कुटुंब सीरियल में? यार कुटुंब का क्या था कि कुटुंब जो बन रहा था तो एकता जी को ये तो पहले से पता था कि मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना चाहता हूँ। हाँ। ये उनके कानों तक पहुंच चुकी थी, मेरी बॉडी बिल्डिंग और ये सब, और वो सबने बता भी दिया था कि ये बेसिकली एक्टर है। और उनको ये पता था कि एक्टर है पर राइटिंग भी अच्छी करता है, तो शी वाज लाइक कि तू राइटर ज्यादा अच्छा है, एक्टिंग करेगा तो क्या करेगा, सारा दिन 12 घंटे में एक करेगा, एक पेमेंट मिलेगा, यहाँ तू 5 शो कर सकता है, इसमें ज्यादा ग्रोथ है, सब कुछ है। तो मुझे भी लगता था कि यार चलो कभी तो देंगी, जब देना होगा तब तक राइटिंग करते हैं। कुटुंब जब बना तो ऐसा हुआ कि रियल लाइफ में हितेन को वो रोल मिला था, तो हितेन और एक होता यशटॉक और हितेन, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो इन दोनों ये बहुत पार्टियां वार्टियां करते थे उस टाइम पे। जब हितेन को ये रोल मिला तो ये एकता जी ने डिसाइड किया कि हितेन के 2 फ्रेंड रखूंगी, सेम हितेन और यशटॉक जैसे, जो पार्टियां वार्टियां करते हैं, डांस वांस करते हैं, क्लब में जाते हैं, ऐसा। तो बोले ठीक है, ऐसा बस इतना ही है। तो मीटिंग हो रही थी, देन शी सेड वो 2 दोस्त हैं, तो मेरे को देखा, बोला तुम करोगे? मैंने ऐसे देखा, मैं शी सेड हाँ तुम कर लो। अब मेरे को पता है कि मैं तो लिख ही रहा हूँ, मुझे पता है उस दोस्त की कोई लाइन ही नहीं है, उस दोस्त का इतना हीरो की जो एंट्री होगी एक पब में, तो दोस्त जो दोनों पीछे डांस कर रहे हैं बस, और फिर उनका रोल खत्म। मैंने कहा मैं इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ कि रोल मिलेगा बालाजी में, ये हजारों लोगों का रोल मिल रहा है, मेरे को रोल मिला ये दोस्त का जो डांस करेगा और खत्म।
लेकिन मैं वो एकता जी को कभी ना ही नहीं बोल पाता था। बोले करोगे? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। अब तय हो गया मेरा मन ऐसे है। एक और एक्टर को बुलाया गया, उसने बोला भाई अपना रोल क्या? मैंने कुछ नहीं भाई, मैं ही लिख रहा हूँ, मुझे पता है कोई लाइन ही नहीं है इसमें। वो एक गाने में वो रब्बा रब्बा करते हुए डांस पे आएगा और अपन दोनों पीछे डांस करेंगे, ओवर एंड आउट, खत्म, आगे कोई कैरेक्टर नहीं। अब साहब वो कहीं एक रेस्टोरेंट में वो सीन शूट होना था, वहाँ पूरा डीजे फीजे सब बुलाए गए, किया गया, हमको कपड़े बनाए गए, हीरो हमारा आगे चल रहा है, मर्सिडीज से उतरा है, उसके पीछे लड़कियां घूम रही हैं और वो उसका तो हीरो था और अपन गरीब दोस्त। पर उस टाइम मेरे मन का एक अंदर का एक्टर था, तो मैंने कहा जब एक्टिंग मिला है, जो भी मिला है, इतना सा चींटी जितना भी मिला है, तो अपन तो अच्छे से करते हैं। तो मैंने वो रोल में डांस वांस करते हुए मैं एक थोड़ा सा ऐसा कोई फ्लर्ट टाइप और ये, और मैंने कुछ लड़कियों को छेड़ा या उनसे कुछ फ्लर्ट किया, कुछ किया। मैंने उस पूरे सीन में अपनी एक जगह बनाई बिना डायलॉग। मैंने अपना जो मैं रियल कैरेक्टर में आके जो एक फ्रेंड की तरह कर सकता था मैंने किया। सीन कट हो गया, मुझे था चलो भाई खत्म हुआ काम। एकता जी ने वो देखे रशिस और हम साथ में देख रहे थे, एकदम से वो मेरे पास है, बोली क्या किया तूने? मैंने यार ये तो दिया इतना था, उसमें भी कह रही क्या किया तूने? मैंने वो मुझे लगा ज्यादा कर दिया, तो कह रही यू आर फैंटास्टिक, अमेजिंग, मतलब तुम्हारा ह्यूमर क्या कमाल किया तुमने। मैंने कहा हाँ वो ऐसे रोल बढ़ाओ इसका। तो मैंने किसको कह रही? तेरे को ही कह रही हूँ। तो मैंने हाँ मैं ही लिख रहा हूँ, यश इसका रोल रहेगा, ये दोनों फ्रेंड्स का रोल कंटिन्यू करो, ये करो। एंड तब ये हुआ कि वो यश और हितेन जो दो कैरेक्टर थे उसमें आई वाज प्लेइंग यश, और हमारे रोल बनने लगे। और वो रोल बनते 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 वो रोल इतने पॉपुलर हुए कि मतलब मुझे याद है कि लोग मेरी लाइन लगा के ऑटोग्राफ लिया करते थे। अरे वाह। बिकॉज इतना ह्यूमरस रोल था, इतना मजेदार दोस्त थे, और बहुत लंबा ट्रैक था जो भी था। तो हितेन गौरी के बाद जो सबसे ज्यादा हिट रोल था वो यश का था, जो मैंने प्ले किया था। तो मैं उस टाइम काफी हद तक स्टारडम वाला फील आ गया था मेरे अंदर। पर मैं उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैं स्टारडम पूरा जी नहीं पाता था, बिकॉज बाकी एक्टर तो क्या था कि शॉट लगा सर आ जाइए, मेकअप टचअप हुआ और आ जाइए। मेरा क्या होता था कि शॉर्ट कट होते जाके सीन भी लिखना है, शॉर्ट कट हुआ तो कहानी घर घर की भी लिखना है। तो मैं वो एक कट होते ही कहीं खोमचे में बैठ के सीन लिखता था, कुटुंब का भी, कहानी का भी, इसका भी, उसका भी। तो फिर मतलब मेहनत करता था, मेहनत करते करते, बट देन वो रोल काफी मेरा पॉपुलर हुआ। वही जो भी आप कह भी रहे थे कि आप खुद कुछ डिसाइड नहीं करते। एग्जैक्टली। सब कुछ अपने आप तय होता है, अपने आप, बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी है धीरज आपसे, कि आप जो कह रहे हो मैं लिखता था, आपकी हैंडराइटिंग तो मैंने भी देखी ही हुई है, बहुत ही मतलब कमाल की हैंडराइटिंग है आपकी। तो जब आप सेट पे भेजते थे अपने सीन्स, तो एक्टर्स पढ़ कैसे पाते थे, आप मुझे ये बताइए। यार ये भी बड़ी कमाल की चीज है। जैसे मैंने बताया कि आई वॉज ऑलवेज ए लेजी पर्सन टू राइट। यू वोंट बिलीव कि मैं जब एग्जाम देता था, मतलब पोस्ट 11th क्लास, तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ आया था, नॉट बिकॉज कि मुझे आता नहीं था, मुझे लिखने में जोर आता था। तो मैं उतना ही करता था जितने में पास हो जाऊं। और काम भगवान ने ऐसा दिलाया जिसमें लिखना ही लिखना है, नॉन स्टॉप लिखना है, पूरा दिन लिखना है। तो वो लिखने में क्या, मेरी लिखाई पहले भी खराब थी, और मेरे को बचपन से डॉक्टर बनने का एक, ऐसे जब छोटा था तब का मेरा सपना था, जो मेरे बस का नहीं था। बट तो मेरे को हमेशा दोस्त बोलते थे तेरी सिर्फ हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी, बाकी तो कुछ नहीं हो पाया। तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, और वो खराब में भी जब मैं फास्ट लिखता था, मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मेरा दिमाग तेज चलता था, उंगलियां उतनी तेज नहीं चलती थी। तो दिमाग और उंगलियों का जो तारमेल बनता था वो खचड़ी ऐसे 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 होता था। बट थैंकफुली मतलब मेरे जो एक्टर्स थे वो इतने प्यारे थे कि मतलब वो चाहे पार्वती हो, चाहे ओम हो, या मेरी कहानी की जो यूनिट थी, उनको ऐसा होता था कि हमको धीरज की हैंडराइटिंग में ही सीन चाहिए। अब कोई दूसरा अगर कोई गेस्ट अपीयरेंस में कोई आ गया अगर एक्टर, तो वो देख के बोलता था ओह माय गॉड आई कांट रीड, व्हाट इज दिस, व्हाट। तो फिर पार्वती या ओम बोलते थे हम बताते हैं क्या लिखा है। तो बोलते कैसे पढ़ लेते हो? बोलते हमको आदत है। तो उन सबको मेरे राइटिंग की आदत पड़ चुकी थी। बीच में मैंने एक दो अपने असिस्टेंट रखे जो फेयर कर देते थे, या कभी कभी मैं नरेट करता था। अगर उनके लिखे हुए सीन जाते थे तो सेट पे शूटिंग रुक जाती थी कि धीरज को बोलो वही लिख के भेज। मतलब मेरी हैंडराइटिंग का ये वाला हाल था। मुझे याद है, बाद में एक शो बना था कहीं तो होगा, सूजल कशिश वाला, तो वो शो मुझे लिखने को मिला था। तो आई यूज्ड टू राइट डायलॉग्स। तो उसमें एक कैरेक्टर थी, एक बड़ी वो लेडी बनी थी जो मुझे याद नहीं उनका नाम, तो बड़ी इंग्लिश मीडियम वाली वो क्लासी सी थी। तो उनके पास सीन पहुंचा, तो वो बेचारी बाहर की दुनिया में बड़े इंग्लिश टाइप वाले काम करके आई थी। तो जब उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग देखी, सर आई कांट डू दिस, नो वेज, पैकअप करो, अब मैं पढ़ नहीं सकती, व्हाट इज दिस इज नॉनसेंस, दिस इज हाउ बालाजी वर्क्स, इज दिस ए राइटर, दिस इज जोक, व्हाट हैव यू रिटन, और ऐसे वैसे। और साहब सेट पे हंगामा हो गया, शूटिंग रोक दी गई लिटरली, कि एक्टर ने परफॉर्म करने से मना कर दिया बिकॉज शी कांट रीड क्या लिखा है इसमें। और तब यहां पे पता लगा जी
फोन आया, बालाजी में शूटिंग रुकी हुई है। और तब हुआ कि उस दिन तब एक ही जगह पे बहुत सारी शूटिंग थी, तो एकता कपूर जाने वाली थी वहाँ सेट पे। तो पता लगा एकता कपूर जा रही है सेट में और वहाँ शूटिंग रुकी हुई है एंड शी इज वेरी एंग्री। और मुझे लगा ओ शिट, शूटिंग रुकी पड़ी है, एकता कपूर गुस्से में सेट पे गई है और मैं कहीं कुटुम उटुम की शूटिंग कर रहा। और मुझे अंदर से हो रहा था धुक धुक की आज गई नौकरी, आज अपना बैंड बजेगी भाई साहब, अब मैं क्या करूं। कट्टू पता चला एकता कपूर ने वहां जाके उन एक्ट्रेस को बोला ये ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे पढ़े। ओह, आई कांट चेंज माई दैट राइटर, आपको सीखना पड़ेगा, ये आसपास के लोग हैं ये सिखवाएंगे, नहीं तो एक असिस्टेंट दिया जाएगा वो आपको फेयर करके देगा जो धीरज ने लिखा है, बट आप ये मत समझना कि राइटर चेंज होगा। ये मुझ तक न्यूज़ आई तो मैं लाइक अरे भाई साहब मैंने राइटिंग और बिगाड़ ली, उसके बारे में मजाक कर रहा हूँ। बट या तो मतलब मेरी राइटिंग, मैं इसको प्राउडली बता रहा हूँ, बट हाँ मेरी राइटिंग वो खराब इसलिए थी कि मैं बहुत लिखता था, बट वो आज जब पन्ने देखता हूँ पुराने तो आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा जब ये लैपटॉप का टाइम आया, तो लैपटॉप से लिखना। यार हुआ कि मेरे साथ के जो राइटर थे वो मुझसे थोड़ा 2-4-6 महीने पहले लैपटॉप ले आए थे। अच्छा। तो अब मेरे साथ मेरी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आई एम टेक्निकली वेरी बैड। मतलब मेरे घर में अगर टीवी बंद हो जाए तो मेरे को समझ जाता है कौन सा बटन दबाना है, मेरे फोन में अगर कोई छेड़ दे बच्चा तो मेरे को समझ जाता है वापस ठीक कैसे करना है। मैं टेक्निकली 0 हूँ, माइनस में हूँ। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा तो वाइफ ही है तो सॉरी, मैं कई बार भूल जाता हूँ हस्बैंड वाइफ बैठे। तो हाँ तुझे पता है मैं टेक्निकली बहुत खराब हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट हो या कुछ भी मैं हर चीज में बिल्कुल। तो जब लैपटॉप आए ना तो सबने कहा कि देखो दिस इज द फ्यूचर, आपको इस पर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हो जैसे उसमें तो आपको हाथ से सब लिखना पड़ता है, कुछ अगर काटा पीटी करनी है तो फिर पन्ना फाड़ो फिर वापस लिखो, इसमें यू कट पेस्ट है, ये है वो मतलब फार मोर बेटर ही है, यही आने वाला कल तो यही है ना। तो मैं भी लैपटॉप ले आया, लेकिन मैं बीइंग धीरज मतलब मैं तो अब उस पर लिखने लगूँ तो मेरे को तो दिखे ही ना एस कहाँ है, टी कहाँ है, पी कहाँ है। अब सीन तो दिमाग में आ चुका है, मेरी उंगलियां नहीं चल रही। और मैंने कहा यार ये तो पागल हो जाऊंगा मैं तो, और मेरी दिमाग चल रहा है उंगलियां चल ही नहीं रही, फिर रॉन्ग हो जाए फिर पीछे जाओ आगे जाओ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा, अपना हाथ सही है भाई। तो मैंने क्या लैपटॉप किया बंद और मैं लैपटॉप के ऊपर अपना कार्डबोर्ड रख के लिखता था। तो जो लोग आते थे बोलते पागल है क्या, लैपटॉप के ऊपर कार्डबोर्ड रख के उस पर लिख रहा है। मैंने यार तुम लोग रख लो, मेरे से नहीं हो रहा भाई। तो मैं यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जब तक बालाजी में रहा, मैं ऑलमोस्ट 10 साल तक तो वहीं रह के काम किया, मैंने लैपटॉप यूज़ नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाया। बाद में ये हुआ कि मुझे एक असिस्टेंट मिला और शरद त्रिपाठी जो असिस्टेंट के बाद में मेरा मतलब ऑलमोस्ट भाई जैसा ही हो गया, और वो भी बहुत बड़ा राइटर हो गया अभी। तो ही यूज्ड टू टाइप वेरी फास्ट, तो वो मेरा एक सहारा बना, और मैं जितनी तेज बोलता था वो उतनी तेज टाइप करता था। तो वहां से हमारी एक जर्नी शुरू हुई, तो मेरा वो लिखने का सिलसिला खत्म हुआ और बोलने का शुरू हुआ, एंड ही यूज्ड टू टाइप एज फास्ट एज आई यूज्ड टू स्पीक। तो वो एक हुआ, लेकिन मैं टेक्निकली आज तक भी मतलब सॉरी। और एक धीरज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाह रही थी कि जिस टाइम पे हाथ से ही लिखने होते थे सीन्स, लैपटॉप वगैरह नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो उस टाइम पे आप फिर पूरे टाइम बालाजी में ही रहकर काम करते थे, मुंबई में ही रहते थे, तो जयपुर जाना होता था या नहीं होता था, या कैसे, क्योंकि सीरियल्स तो रोज ही आते थे। यार उस टाइम का यही एक ड्रॉबैक था कि मैं नहीं जा पाता, और बालाजी में जिस तरह से जितने सारे शोज आते थे और जितना मैं व्यस्त हो गया था, तो मेरा बहुत रेयरली जाना हो पाता था। मतलब कभी अगर जा पाया तो मैं शायद 3-3, 6-6 महीने में एक बार जा पाता था, या फिर पापा मम्मी को यहाँ बुलवाया करता था, तो वो बेचारे भी आते थे तो उनके को भी वक्त नहीं दे पाता था, बिकॉज डेली सोप में तो शूटिंग रुकती ही नहीं है। तो वो टाइम पे मैं उनको टाइम बहुत, जो मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं पापा मम्मी को टाइम नहीं दे पाता था उतना, और मैं जयपुर जितना जाना चाहता था वो नहीं कर पाता था। हाँ, क्योंकि जब लैपटॉप आया होगा तब तो बहुत इजी हो गया होगा। लैपटॉप आने के बाद लैपटॉप आने के बाद मेरे लिए तो इजी नहीं हुआ, मेरे लिए तो लैपटॉप आने के बाद भी इजी था, बिकॉज मैं सीखा ही नहीं था, मेरे से होता नहीं था। बट हाँ अब हुआ है, तो उस टाइम तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये।